हमने क्या पढ़ा था, गुप्त वंश, ठीक है। उसमें आज पढ़ेंगे हम चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर हो गई। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था जो हमारा कौन था, किसके बेटे थे ये, समुद्रगुप्त, ठीक है। दो बेटे थे, एक था रामगुप्त और एक था हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर होगी चीज। अब देखो ये वाले रामगुप्त जो थे, इन्होंने किनके साथ युद्ध किया था, शकों के साथ युद्ध किया था और उसमें ये हारा था। और एक संधि की जिसमें क्या था कि रामगुप्त को जो अपनी बीवी है वो शक राजा को सौंपनी पड़ेगी। क्लियर होगी। और उसने अपनी बीवी को शक को सौंप दिया, जिसके बाद चंद्रगुप्त ने जो था वो कहते हैं एक औरत का वेश बना के इनके साम्राज्य में गया। कहाँ पे थे ये, गुजरात साइड वाले, विदर्भ साइड वाले गुजरात में थे और उनके साम्राज्य में गया। उसी ध्रुव देवी के वेश में गया जिसको रामगुप्त ने शकों को सौंपा था और उसको छुड़वा के लाए और जो शक थे उनको उन्होंने वहां पे मार दिया, ठीक है। तो जब उन्होंने उनको मार दिया तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, शिकारी की उपाधि धारण करी, ठीक है। यहाँ पे उपाधियां उसकी कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले उसने शिकारी की उपाधि धारण करी। कब करी, रामगुप्त की बीवी को छुड़वाकर जब उसने शक को मारा था तो उसने शिकारी की उपाधि धारण करी। और शिकारी का मतलब क्या होता है, शक प्लस अरि, अरि का मतलब होता है दुश्मन शत्रु, ठीक है, यानी कि शकों का दुश्मन। क्लियर होगी, शकों का दुश्मन। उसके बाद उसने एक और उपाधि धारण करी जिसको बोलते हैं विक्रमादित्य, ठीक है। उसके बाद इसकी उपाधियां देवगुप्त, रामगुप्त की सारी, चंद्रगुप्त की देवगुप्त, देवश्री, ठीक है, ये सारी उपाधियां जो है वो इसकी हैं। क्लियर हो गया। और शक को हराने के उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलाए थे, ठीक है, चांदी के सिक्के चलाए थे, ठीक है। पूछ सकते हैं कि शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त ने कौन से सिक्के चलाए थे, तो वो चांदी के सिक्के चलाए थे। क्लियर होगी ये चीज। अब देखो लिख लिया सभी ने, प्रीतम लिखो इसको, ठीक है। और उसके बाद देखो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, वही दो नीतियां, बेसिकली वही दो नीतियां हुआ करती थी वैवाहिक संबंधों से। अब देखो सबसे पहले इसने शकों को हरा के चांदी के सिक्के चलाए, विक्रमादित्य जो थी उसने उपाधि ली और उसका जो एरिया था उसने उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया, जो शकों वाला एरिया था उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। और दूसरा उसने क्या किया कि उसने नागवंश की कुबेर नागा से शादी करी, ठीक है, कुबेर नागा से। ये लड़की है, ठीक है, ऐसे मत सोचना ये लड़का है। नागवंश की राजकुमारी जो थी कुबेर नागा से शादी करी और उसका साम्राज्य भी उसे मिल गया। दूसरा देखो ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा, ठीक है, कुबेर नागा, इससे इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम क्या था, प्रभावती। याद है आपको जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था पूना ताम्रलेख या अभिलेख, उसमें इस प्रभावती ने लिखवाया था कि उसके दादा परदादा कौन थे, उनका नाम लिखवाया था उसने ताम्र अभिलेख में, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की शुरुआत करी थी। ये लड़की है, लड़का कुबेर नागा लड़की है बेटा, इसकी शादी चंद्रगुप्त द्वितीय से हुई है। मैंने बोला नागवंश की कुबेर नागा से शादी करी चंद्रगुप्त द्वितीय ने और उनकी एक बेटी हुई। ये सिंबल जो होता है ये शादी का होता है, ठीक है, हिस्ट्री में ये वाला सिंबल शादी का होता है। चंद्रगुप्त की शादी किससे हुई, कुबेर नागा से, और उनकी एक बेटी हुई प्रभावती, ठीक है, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गई। और इस प्रभावती का जो था, प्रभावती की शादी किससे हुई, रुद्रसेन द्वितीय के साथ। कौन था ये, बाका तक शासक था ये, ठीक है, इसके साथ
शादी, और कहा जाता है कि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और जब इसकी डेथ हो गई थी तो ये प्रॉपर्टी भी किसको मिल गई, चंद्रगुप्त द्वितीय को मिल गई। ठीक है। और तीसरा, इनका एक बेटा था, किससे उत्पन्न हुआ था वो, चंद्रगुप्त द्वितीय, और किससे, जो ध्रुव देवी थी, पहले किसकी बीवी थी वो, किसकी बीवी थी, रामगुप्त की, उनसे एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या था, कुमार गुप्त। ठीक है। और इस कुमार गुप्त की शादी किससे करवा दी, मैं लिख देती हूँ इसको, पहले देवी से की या विजयनगर से शादी की? देखो इससे पहले करी थी शादी उसने, इससे तो जब ये कुर्सी पे बैठा था, सिंहासन पे बैठा था, तभी उन्होंने शकों को हरा कर इससे शादी करी। ठीक है। तो जो कुमार गुप्त था उसकी शादी इसने कदम वंश में करवा दी। कदम वंश कहाँ था, कर्नाटक में था। ठीक है। इसकी बीवी का नाम कहीं भी नहीं लिखा, उसको कोई साक्ष्य नहीं मिला कि कौन थी, कहाँ से थी, लेकिन इतना लिखा गया है कि कुमार गुप्त की शादी जो थी कदम वंश में कर दी, और ये कदम वंश कर्नाटक में हुआ करते थे। तो कितने सारे जो इसमें एरिया थे, क्षेत्र थे, वो अपने साम्राज्य में मिला लिए। ठीक है। क्लियर हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। ठीक है। 9 रत्न। देखो आगे आपको नवरत्न का कंसेप्ट भी आएगा, तो वो नवरत्न जो है वो अकबर के टाइम में थे, लेकिन 9 रत्न जो है वो इसके टाइम पीरियड में है। क्लियर होगी। इसके टाइम, वो नवरत्न है, नव, और ये 9 रत्न है, दोनों की संख्या 9 ही है, लेकिन इसको 9 रत्न, वो नवरत्न, 9 मतलब 9, और नव का मतलब न्यू भी होता है। ठीक है। तो दोनों संख्या में 9 है, लेकिन वहां पे नवरत्न है, यहाँ पे 9 रत्न है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन नाम डिफरेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कौन था, कालिदास। ठीक है। और ये क्या है, लेखक भी है और कवि भी है, लेखक प्लस कवि। इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं। मैं आपको यहाँ पे कालिदास की एक कहानी, छोटी सी कहानी बता देती हूँ कि कहते हैं कालिदास जो था वो बचपन में महामूर्ख था, आपके जैसे। ठीक है। महामूर्ख था वो, और कहते हैं कि ऐसे आस पड़ोस में कोई राजकुमारी थी। ठीक है। वो स्वयंवर रचाती थी, और वो क्वेश्चन करती थी, और उसके क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं कर पाता था। ठीक है। और उसको अपने लेवल का कोई भी वर नहीं मिल रहा था। क्लियर होगी चीज। तो सारे परेशान थे कि इतने राजकुमार वहां जाते थे, और वो उनसे क्वेश्चन करती थी, और वो फंस जाते थे, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते थे। और सभी ने एक, जिसको बोलते हैं ना, एक समूह बना लिया राजकुमारों ने कि ये बहुत ज्यादा बनती है, बहुत इंटेलिजेंट बनती है। आप भी ऐसे ही बोलते हो ना। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा एक बार वो रास्ते से जा रहे थे, तो कालिदास पेड़ पे बैठा हुआ है। ठीक है। पेड़ पे किसी टहनी पे बैठा हुआ है, और वो उसी टहनी को काट रहा है, पेड़ की किसी टहनी पे बैठकर उसी टहनी को काट रहा है। तो राजकुमारों ने बोला, दुनिया में इससे ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता है, क्योंकि जब टहनी गिरेगी तो वो भी तो नीचे गिरेगा, तो इससे ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता है। तो उन्होंने बोला, तेरी शादी हो गई है। राजकुमारों ने पूछा, तेरी शादी लोग से बोला नहीं। बोले चलो तेरी शादी करवाते हैं राजकुमारी से। वो खुश होगी कि मेरी शादी राजकुमारी से हो रही है। तो कहते हैं जब राजकुमारी ने उसके पास लेके गए, तो क्वेश्चन आंसर, तो राजकुमार ने बोला आज ये बोल नहीं सकते। उन्होंने बोला क्यों? बोले उन्होंने कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए जो मौन व्रत रखा है, लेकिन ये इशारों में आपके जो सवाल है उसका वो जवाब देंगे। ठीक है। बोल कहते हैं राजकुमारी ने ऐसे किया, यानी कि ऐसे एक उंगली खड़ी की तो उसने 2 करी। ठीक है। यानी कि राजकुमारी ने एक उंगली खड़ी करी तो कालिदास ने 2 उंगलियां खड़ी करी। उसने बोला क्या? परमात्मा एक है। उसने बोला परमात्मा के साथ आत्मा का भी संबंध है। क्लियर हो गई? अब उसने किया ऐसे। ठीक है। तो कालिदास ने किया ऐसे, तो उसने बोला कि ये जो संसार है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है। तो उसने जब राजकुमारी ने पूछा कि उसने ऐसे की, तो राजकुमारी ने पूछा ये क्या बोल रहा है? तो उसने बोला ये जो इंसान का जो शरीर है ना, मतलब जो ये हमारा संसार 5 तत्वों से बना है, तो इन 5 तत्वों के मिलन से ही सृष्टि का निर्माण होता है। जैसे हम बोलते हैं ना अग्नि, वायु, ये मिट्टी वगैरह, जो हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना, तो इस 5 तत्वों से ही जो पूरी सृष्टि रचित होती है, पूरी सृष्टि का निर्माण इन 5 तत्वों से होता है। तो राजकुमारी को लगा ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। ठीक है। तो उसने उससे शादी कर ली, और कुछ टाइम
कालिदास जो था बहुत उदास हो गया और कहते वो एक काली माता के मंदिर पर गया और वो वहाँ पे अपनी जुबान काटने लगा। तो कहते काली माता पर बोली और उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो कहते ये मेरी जीभ के कारण ही हुआ, जो भी हुआ मेरी जीवा के कारण हुआ, मेरी जुबान के कारण हुआ और मैं इसे काट दूंगा। तो कहते हैं कि काली माता ने उसको बोला कि आज के बाद तेरी जीवा पे सरस्वती निवास करेगी, आज के बाद तू मतलब तू दुनिया में बहुत विद्वान होगा, एक विद्वान के रूप में तू जाना जाएगा। उसके बाद कालिदास जो थे लेखक और कवि बने थे। तो सोच लो आपको क्या बनना, अभी मामूल को कालिदास बन जाओ, ठीक है? मुंडी काट दे। आयुर्वेद में था, ठीक है, लेकिन सीधा ही आपको बुक्स में क्या मिला है, चिकित्सा, ठीक है, इसलिए मैं कंफर्म कर लेती हूँ ये आयुर्वेद में था। और इसी काल में देखो आयुर्वेद जो हम देखते हैं, इसी काल में जो आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी, एक सूर्य सिद्धांत लिखा था, उसमें उसने मेंशन किया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। हम क्या बोलते हैं कि सूर्य निकलता है फिर डूबता है, सूर्य अपनी जगह रहता है, पृथ्वी जो वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। और वहाँ पे सिर्फ चिकित्सा मेंशन किया है, लेकिन बताया है आयुर्वेद में था, ठीक है। और इसी पीरियड्स में जो हम नग पहनते हैं, जो स्टोन्स पहनते हैं, उसके बारे में भी बताया गया, इसमें रोगों को खत्म करने की क्षमता होती है, ठीक है। कालिदास हो गया, धन्वंतरी हो गया, अमर सिंह हो गया जिसने अमरकोश लिखा है, आपको सारे नहीं पूछे जाएंगे लेकिन फिर भी आप लिख लेना। और कौन से रह गए? बराह मीर, ठीक है, या कहीं पे बराह मीर लिखा हुआ है, तो ये सारे जो थे आपके नवरत्न थे उसके दरबार में, ठीक है। और एक और था बरुचि, ठीक है, ये संस्कृत का था, ये थे नवरत्न। इसमें क्वेश्चन बनता कालिदास से, धन्वंतरी से और कई बार अमर सिंह से, क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अमर कोश। क्लियर होगी? ये इसके दरबार में 9 रत्न थे, नवरत्न नहीं है, नवरत्न जो है वो अकबर के टाइम में आएंगे, ये आपके 9 रत्न है, तो इनको याद कर लो। क्लियर होगी ये चीज? ये जो था आपका शंकु जो था, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये वास्तुकला में। आज हम देखते हैं ना घर वगैरह बनाते हैं तो वास्तुकला, ठीक है, कि किस तरफ सर होना चाहिए, किस तरफ पैर होना चाहिए, तो इसको वास्तुकला का जो था वो ज्ञान था। क्लियर होगी ये चीज? और अमर सिंह जो है ये शब्दकोश थे, डिक्शनरी जो आप देखते हो। क्लियर हुई चीज? लिखो इसको, बेताल, घट, करपत, फिर बराहमीर और बरुचि। क्लियर हो गई? बस, ठीक है, आगे चलते हैं हम। कुमार गुप्त, नेक्स्ट हमारा कुमार गुप्त। देखो इसके टाइम में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, सबसे पहले इसको अभिलेख खुदवाने का बड़ा शौक था, ठीक है। सबसे ज्यादा काम देखो चंद्रगुप्त सेकंड ने, प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने किया, लेकिन सबसे ज्यादा अभिलेख इसने खुदवाए। और इसके सिक्कों पर जो था, अभिलेख होते हैं, जैसे हमने क्या पढ़ा, अभिलेख पत्रों पर लिखवाते थे कुछ अच्छी अच्छी बातें, रिकॉर्डेड चीजें जो जिनको हम आज दिन तक पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गई? अब इसके खुदवाने का है, मतलब खुदाई करके, जैसे पत्थरों पे कोई चीज लिखवा दी। चंबा गए थे, भरमौर गए थे, वहां पे आपने देखा था ना, उसने वहां पे पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, वो आज तक है, वो पता नहीं कब का खुदा हुआ है। तो उस तरह से कुछ चीजें खुदवाई थी पत्थरों पे। शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे, जैसे हमने वो देखा कि समुद्रगुप्त के टाइम में स्तंभ लेख था, प्रयाग प्रशस्ति, कि एक पिलर पे चीजें लिखवाई हुई हैं, कुछ एक बातें लिखवाई हैं, वैसे करके, ठीक है। और इसके सिक्कों पर कार्तिकेय प्लस मयूर है, ठीक है, मोर, मयूर मतलब मोर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मयूर शैली के सिक्के किसने चलाए थे? तो वो कुमार गुप्त ने चलाए थे, ठीक है। देखो जो हमारा गुप्त वंश था वो जाना क्या था कि हिंदू धर्म को, ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन बीच बीच में बौद्ध धर्म को भी मानते थे। आपने देखा समुद्रगुप्त के टाइम में वसुबंधु के दरबार
परिवार में एक बौद्ध भिक्षु रहा करता था। ठीक है, अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ा, इसका जो सेनापति था आमरकादक वो भी एक बौद्ध ही था, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा किस धर्म को बढ़ाया? हिंदू धर्म को। इनके ब्राह्मण धर्म को तो देखो, कार्तिकेय, इनके सिक्कों पर हमें किसकी आकृति मिली? कार्तिकेय और साथ में मयूर। कार्तिकेय जो वाहन है वो मयूर है, क्लियर होगी? कार्तिकेय का वाहन क्या है? मयूर, इसलिए इसके सिक्कों पर कार्तिकेय के साथ मयूर भी मिला है। ठीक है, और इसी को बोला जाता है कि मयूर शैली के जो सिक्के थे, शैली के सिक्के किसने चलाए थे? वो चलाए थे आपके कुमार गुप्त ने। क्लियर होगी ये चीज? ठीक है, और इसके टाइम में हुनों का आक्रमण हुआ था। हुनों का? हाँ जी, हुनों का आक्रमण हुआ था, लेकिन सच इतना बड़ा नहीं था। अगला जो हमारा स्कंदगुप्त है उसके टाइम में उसने पराजित किया था हुनों को। हुन एक मध्य एशिया से आने वाली जाति थी। ठीक है, मध्य एशिया, जहाँ से हमारे कौन आए थे? आर्य आए थे। ठीक है, और ऐसा भी लिखा कई बुक्स में कि आज जो गुर्जर है यहाँ पे वो हुनों को अपना पूर्वज मानते हैं। जो गुर्जर है वो हुनों को अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है, तो इसके टाइम में कुछ ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त ये लास्ट प्रतापी राजा था। ठीक है, इसके बाद जो था वो गुप्त पीरियड का धीरे 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 पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था, हमने क्या किया था, इनका जो गुप्त काल का जो हमने टाइम पीरियड पता था वो 319 से 550 एडी तक था। ठीक है, तो इसके बाद स्कंदगुप्त जो था उसके बाद जो धीरे धीरे इसका पतन होना शुरू हो गया था। क्लियर होगी चीज? और इसके टाइम में सबसे बड़ी बात क्या थी? इसने हुनों को पराजित किया था। हुनों को पराजित किया था। क्लियर होगी? इसने किया था, हुनों को पराजित किया था। क्लियर? उसके बाद इनका पतन होना शुरू किया होगा। इसके बाद के राजाओं का वर्णन नहीं मिलता। ठीक है, आपको मैं एक लिस्ट दे दूंगी जहाँ पे सारे राजा हैं। क्लियर होगी? अब उसके बाद चलते हैं 510 ईस्वी में एक राजा हुए जिनका नाम था भानुगुप्त। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 550 में गुप्त वंश के एक राजा थे भानुगुप्त, जिनके टाइम में हमें क्या मिला है? सती प्रथा का उल्लेख मिला है। सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा क्या होती है? क्या होती है सती प्रथा? कि एक औरत को उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता है, या तो वो खुद जल जाती है या फिर उसको जला दिया जाता है, वो होती है सती प्रथा। ठीक है, और कहाँ पे मिला हमें? एरण अभिलेख में। कहाँ पे? एरण अभिलेख में। अब देखो, इससे पहले भी सती प्रथा थी या नहीं थी उसका वर्णन नहीं है, लेकिन ये लिखित में। देखो, ये भानु कहते हैं, ये भानुगुप्त जो था ना, इसके दोस्त की बीवी थी। ठीक है, इसके दोस्त की बीवी थी और वो सती हुई थी, इसलिए इसका भी लेख है यहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में पता चलता है कि इस टाइम में जो है सती प्रथा का ये प्रथम साक्ष्य मिला था लिखित में। क्लियर होगी? इससे पहले थी नहीं पता। क्लियर हुई ये चीज? और इसका गुप्त वंश का जो अंतिम राजा था, अंतिम राजा वो था आपका विष्णुगुप्त। ठीक है, कौन था? विष्णुगुप्त। क्लियर हुई चीज? ठीक है, अब थोड़ा सा पूरा ही देख लेते हैं आप गुप्त वंश कैसे कैसे कहाँ से हमने शुरू किया था, फिर कल इसका जो व्यवस्था वगैरह है, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, अब कल वो पढ़ लेंगे, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर होगी? देखो, कहाँ से पढ़ा था हमने? गुप्त वंश। इसका टाइम पीरियड तो देखते हैं हम 319 से, अब ये नोट्स की फॉर्म में है। ठीक है, 319 से 550 एडी तक। लेकिन जो हमारा श्रीगुप्त था उसका टाइम पीरियड क्या था? 240 से 280 एडी तक। ठीक है, लेकिन इन्होंने, हम यहाँ से क्यों ढूंढते? क्योंकि यहाँ से इस राज्य का विस्तार होना शुरू हुआ था। ठीक है, श्रीगुप्त ने सिर्फ वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, स्वतंत्र होकर वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा घटोत्कच। ठीक है, 280 से 319 एडी तक। ठीक है, फिर आ गया हमारा चंद्रगुप्त प्रथम
क्लियर होगी। 319 से 335 एडी तक ये डेट्स याद रखना अब, ठीक है। और इसने क्या क्या काम किए, क्या क्या काम किए थे इसने, बताओ जरा, पढ़ चुके हो आप, बताओ। इसने आक्रमण किया था इलाहाबाद। ठीक है, इसने क्या किया, इनके पास जो था सिर्फ मगध वाला इलाका था, ठीक है। इसने इसमें अवध ऐड कर लिया, तिरहत या तिरुहत जिला ऐड कर लिया, और थर्ड इसने क्या कर लिया, इसमें इलाहाबाद ऐड कर लिया, इनकी इसने अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया। प्लस इसने क्या किया, लिच्छवी जो राजकुमारी थी, क्या नाम था उसका, कुमार देवी से विवाह करके, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है जब इसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था तो पाटलिपुत्र इसको दहेज में मिला था। याद है मगध जब पड़ा था तो सबसे ज्यादा दहेज में लिया जाने वाला या दिया जाने वाला स्थान कौन था, काशी था, ठीक है। तो क्या जाता है कि लिच्छवी राजकुमारी से जब शादी हुई थी तो इसको पाटलिपुत्र दहेज में मिल गया। देखो ये तीनों इसने अपने साम्राज्य में मिला लिए, प्लस इसको पाटलिपुत्र जो था वो दहेज में मिल गया। आगे आता है हमारा समुद्रगुप्त, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या रहता है हमारा, 335 से 375 या कहीं पे 380 भी लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर होगी। अब इसने कौन कौन से काम किए, सबसे पहले क्या काम किए इसने, उत्तरी भारत में भी इसने आर्यव्रत के 9 और दक्षिणा व्रत के जो थे 12, यहाँ पे 3 अलग से हैं, कई बुक्स में आपको 12 मिलेंगे, कहीं में 9 ही मिलेंगे। क्लियर होगी। उसके बाद जो जंगली जातियां थी उनको विजय किया, ठीक है। और इसी के टाइम में क्या किया गया, हमें प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया गया, ठीक है। और किसके द्वारा लिखवाया गया था, हरिशेन जो उसका दरबारी कवि था। क्लियर होगी। और इस प्रयाग प्रशस्ति में कितनी लाइनें हैं, 33 लाइनें हैं, और सारी की सारी किसमें है, संस्कृत में है, ठीक है। और ये किसमें है, चंपू शैली में है। क्लियर हो गया। और इसी के टाइम में क्या था हमारे पास, इनके दरबार में बसु बंधु नाम का एक बौद्ध भी रहा करता था, मीन्स इसने हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी आगे बढ़ाया। क्लियर होगी। उसके बाद आया हमारे पास चंद्रगुप्त द्वितीय। उसका टाइम पीरियड क्या था हमारे पास, कहीं पे 412 है तो कहीं पे 414 है। क्लियर होगी चीज। अब इसके टाइम में एक यात्री आया था, कौन था उसका नाम, फाहियान, ठीक है। ये कब आया था, 399 में, और कब तक रहा था, 412 तक जो था वो इंडिया में रहा था। क्लियर होगी। कौन आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में फाहियान आया था। और इसने क्या लिखा था, जो हमारा जिस टाइम जहाँ पे ये राज कर रहे थे उसको लिखा था इसने मध्य देश। इसने क्या लिखा कि मध्य देश में शांति है, ठीक है, और लोग बहुत अच्छे से जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 वर्ण पढ़े थे, हाँ जी, अभी तक हमने 4 वर्ण पढ़े थे। और इसने क्या किया कि यहाँ पे चंडाल भी है, ठीक है। इसने क्या लिखा कि मध्य देश एक समृद्ध देश है, यहाँ पे लोग शांति के साथ रहते हैं, ठीक है। और इसने चंडालों को वर्णन किया कि जो बस्तियां थी उसके बाहर चंडाल जो थे वो रहते थे, और चंडाल जो थे जब चलते थे तो अपने साथ एक डंडा लेके चलते थे, और उस डंडे से आवाज करते हुए चलते थे ताकि उनकी परछाई जो वो किसी दूसरे पे ना पड़े। और यहाँ से क्या हमें दिखा, छुआछूत का एक छोटा सा उदाहरण हमें यहाँ पे दिख गया। और चंडाल, इसने क्या कहा कि जो मध्य देश के जो निवासी हैं वो मांस, मछली, अंडा, अदरक, लहसुन, प्याज वगैरह नहीं खाया करते थे, और जो खाया करते थे उन्हें समाज से निकाल दिया जाता था, और वो कौन थे, चंडाल थे, ठीक है। और सबसे हैरानी वाली बात है कि इनके टाइम में आया था, और
फाई अन्य इनके बारे में ही नहीं लिखा है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ही आया था, लेकिन इसने राजा का नाम नहीं लिखा है। ठीक है, जैसे आपने देखे कोई भी यात्री जो बाहर से आए हैं तो उन्होंने लिखा कि ये राजा हुआ करता था, इसका साम्राज्य ऐसा था, ऐसी व्यवस्था थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इन्हीं के टाइम पीरियड में आया, देखो 375 से 412 इन्हीं का टाइम पीरियड है, लेकिन इन्होंने इनके बारे में ही नहीं लिखा है। और इसकी जो किताब है, रचना है, उसका नाम क्या है? की। ठीक है, और कहीं पे क्या लिखा है? की। ठीक है, ये इनकी रचना है, इनके टाइम की रचना है। और उसके बाद कौन आया हमारे पास? कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त का टाइम पीरियड क्या है? 412 से लेकर 455 या 55 एडी का। उसके बाद आया हमारे पास स्कंदगुप्त। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड है हमारे पास 455 से 467 एडी तक। ठीक है, और अंतिम राजा कौन बताया मैंने? विष्णुगुप्त। वो थे हमारे 530 से 550 एडी तक। ठीक है, ये थे हमारा छोटा सा टॉपिक गुप्तों का।